हेलो एवरीवन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसके अंदर ऐसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, जो चीजें आपने कभी देखी नहीं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन कभी देखे हो? मेरा आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, क्या आपने कभी इलेक्ट्रॉन देखा है? देखा है? नहीं देखा है, लेकिन आपको पता है वो हर जगह अवेलेबल है, हमारी बॉडी में अवेलेबल है, ये जो ईंटें लगे हुए हैं इन ईंटों में अवेलेबल है, इस बोर्ड में अवेलेबल है, इस फोन के अंदर अवेलेबल है, सब चीज के अंदर अवेलेबल है। खैर आपको ये पता चल गया मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, कैमरा भर की अपनी वो नहीं है। खैर इधर मुद्दे की बात पे आते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कवरी पढ़ते हैं। डिस्कवरी मतलब क्या, किन किन पार्टिकल, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल आपको पता होगा, आपने 9th क्लास पढ़ी है, ठीक है, मैं 11th का पढ़ा रहा हूं तो 9th तो आपने पढ़ी ही है। आपको ये पता होगा कि एक एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी बहुत सारी चीजें होती है। मुद्दे की बात यही है कि ये हमारे पास पार्टिकल होते हैं। कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सबसे छोटा होता है, फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल चार्ज इसको बोलते हैं। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। हम ऐसा मानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ के रखा होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है, पढ़ा होगा ना ये फॉर्मूला, जिसके अंदर हमारे पास ये जो n है नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, कूलम में यूनिट होती है चार्ज की। ये सब बेसिक बेसिक बातें पता होंगी। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात कुछ और है। क्या है? जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि E/3 चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैं बोलूं E/2E/3 चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये होता तो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। ये क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, होता ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि ये छोटे छोटे कुछ और पार्टिकल से बना होता है, लेकिन उन पार्टिकल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं पाया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो होता है वो हमारे पास क्वार्क का बना होता है, क्वार्क का बना होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो भी क्वार्क का बना होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क का बना होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो बना होता है हमारे पास दो डाउन क्वार्क का और एक अप क्वार्क का। किसका बना होता है? एक अप क्वार्क का। अब होता क्या है कि जो एक अप क्वार्क होता है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, और जो एक डाउन क्वार्क होता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? एक अप क्वार्क के ऊपर टोटल चार्ज होता है हमारे पास +2E/3 का। कितना होता है? +2E/3 का। लेकिन अगर मैं बात करूं एक डाउन क्वार्क पे, तो उस पर चार्ज होता है -E/3 का। कितना होता है? -E/3 का। यहां से अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप दो अप क्वार्क ले रहे हो तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4E/3, 4E/3 हो जाएगा। 4E/3 के अंदर जब तुम -E/3 करोगे तो 1 आ जाएगा चार्ज। तो यहां से मैं पता चल गया कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1E होता है। देखो जो चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वो बराबर होता है, बट मास में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। हम देखेंगे वो, हमें पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 1837 गुना छोटा होता है एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में, और एक न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में लगभग 1840 गुना छोटा होता है। हम ये भी देखेंगे, टीचर अप्रोक्सीमेशन के लिए 2000 बोल देता है, वो भी समझेंगे। सब कुछ है, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर लाई करता है, आपको बस समझने की वो है, ठीक है। अगर साउंड की कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एक काम करता हूं, इस पंखे को ऑन कर लेता हूं, नहीं तो मैं गर्मी में जल जाऊंगा, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है, मुझे लगता है साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो जाएगा। और मेरे बाल भी इस तरीके उड़ेंगे जैसे मैं कोई बाइक चला रहा हूँ। यार बाइक पे भी इतने अच्छे बाल किसी के उड़ते नहीं है भाई साहब, मुझे किसी पे तो नाज है। चलो आ जाओ, इसको बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं, पसीने में है तो क्या होगा। मुद्दे की बात करते हैं। चलो, तो होगा क्या कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पहले डिस्कवरी देखेंगे, उसके बाद हम एटॉमिक मॉडल देखेंगे। अब जो एटम है उसके कई सारे मॉडल भी हैं, ठीक है। मॉडल हर किसी का आया, किसी का रिजेक्ट हो गया, किसी का पास हो गया, फिर उसमें भी कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम निकल आए। आज के समय में हम क्वांटम, जो मैकेनिक्स है, क्वांटम इतनी बड़ी ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही है। हम मुद्दे की बात वहां पे भी देखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बहुत सारी बातें होती हैं उसके अंदर। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जब हम जाने लगेंगे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के पास, वहां सब आस-पास जाएंगे तो वहां पे हमें काफी सारी इक्वेशंस जानने को मिलेंगी, लाप्लासियन इक्वेशन, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी होती है, हैमिल्टनियन, बहुत सारी होती है। मुद्दे की बात यह है, आपको कुल मिलाकर यहाँ पे इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा कहा जाता था फंडामेंटल है, 9th में बोला गया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन से, ये जो E है ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज है। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, मैंने अभी बताया, ये क्वार्क है, क्वार्क का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। यू कैन नॉट फाइंड इंडिपेंडेंट, जैसे प्रोटॉन को तोड़ करके इसके क्वार्क को अलग नहीं निकाल सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिंगल यूनिट होता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मुद्दे की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे.जे. थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। किसने करी थी? जे.जे. थॉमसन।
उसके बाद अगर बात करो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी काफी कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग कहते हैं रदरफोर्ड है, कुछ लोग कहते हैं गोल्डस्टीन है, हम कहते हैं कि कोई नहीं है, क्योंकि पेपर में इससे कोई सवाल नहीं आने वाला। फिर एक बात, एक बहुत दिन से मेरे मन में एक सवाल है, सवाल यह है कि क्या हम केवल पेपर के लिए पढ़ते हैं, क्या केवल पेपर देने के लिए पढ़ते हैं? मन में एक सवाल है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, केवल हम पेपर देने के लिए पढ़ते हैं? इसका जवाब है नहीं, पेपर देने के लिए नहीं पढ़ते हैं केवल, ठीक है, हम सीखने के लिए पढ़ते हैं। जब तुम सीखोगे तब पेपर अपने आप क्वालिफाई होता है, पेपर अपने आप क्वालिफाई होता है। लेकिन जब आप पढ़ोगे, ठीक है, सीखोगे, तभी पेपर क्वालिफाई होगा। और अगर आप केवल पेपर क्वालिफाई करने के पीछे भागोगे तो ना कुछ सीख पाओगे ना पेपर ही क्वालिफाई होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि सीखिए, कोई चीज आ रही है एग्जाम में, नहीं आ रही है, इसके पीछे मत भागो। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं नीट की बात करूं तो क्वार्क से बहुत रेयरली सवाल पूछा जाएगा। मुझे ये भी पता है कि अगर कोई साइंटिस्ट का डिस्कवरी, कोई नहीं पूछता साइंटिस्ट का डिस्कवरी, कौन एग्जाम है इतना बड़ा बेवकूफ जो ये पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। स्टेट लेवल के भी एग्जाम में नहीं पूछते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि बताओ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसने डिस्कवर किया था? तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जे थॉमसन के बेटे जी थॉमसन ने डिस्कवर किया था। दोनों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, डेविसन और जर्मन ने भी। तो लेकिन उन्होंने मैटर का बताया था, उन्होंने गोल्ड जो डी ब्रोय हैं उनकी थ्योरी को प्रूव किया था। मेरी स्पीड फास्ट है, फास्ट होगी, बिल्कुल फास्ट होगी। मुद्दे की बात यह है कि बहुत ही ज्यादा चिंदी टॉपिक है, इसीलिए फास्ट स्पीड है। खैर, बाकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। खैर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है, जब एटॉमिक मॉडल प्रपोज होने लगे थे तब। बोहर ने बात करी थी न्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि बोहर के समय से पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब एटॉमिक मॉडल भी देखेंगे, इसके अंदर डिस्कवरी भी देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार कैसे डिस्कवर हुए हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, लगभग 10-15 लेक्चर लग जाते हैं अप्रोक्सीमेशन में, 2-2 घंटे के। लेकिन मैं इतना भयंकर भैया इतना लंबा तो खींच नहीं पाऊंगा। मुद्दे की बात करूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी लेक्चर भी खत्म हो जाएंगे और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी एटॉमिक मॉडल जब हो जाता है खत्म, तो उसके बाद हम क्वांटम एटम पे आ जाते हैं, क्योंकि हम पहले बोहर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका पढ़ेंगे? जे थॉमसन का पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का भी बहुत आसान है, जे का भी बहुत आसान है। जे में तो कुछ है ही नहीं, 1-2 लाइन बताऊंगा, काम खत्म है। उसके बाद रदरफोर्ड है, फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं तो बोहर का मॉडल है। तो बोहर का मॉडल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, होता क्या है कि एक फिजिक्स के अंदर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और एक केमिस्ट्री के अंदर भी है। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th के अंदर, और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 है। 13 नहीं है, 13 तो न्यूक्लियाई है, 12th है फिजिक्स के अंदर, क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर। तो दोनों में आप दोनों क्लास में पढ़ते हो, 11-12 दोनों में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो। तो दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं, दोनों में लगभग 90% बातें सेम है। बस होता क्या है कि फिजिक्स में आप जो वो फॉर्मूला नहीं होता इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालने का, इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालने का, एनर्जी निकालने का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो वहां पे डिराइव करवाते हैं। हम यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे। केमिस्ट्री में ये दोनों में अंतर है, मैं बेसिक ऐसा अंतर पाया हूं। बाकी अगर मैं और बात करूं तो और मुझे कोई खास अंतर दिखता नहीं है, ठीक है, और कोई खास अंतर मुझे दिखता नहीं है। दोनों में सेम ही होता है। आप कहोगे तो मैं दोनों इंटीग्रेट करके भी बता सकता हूं, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं क्या जो फॉर्मूला बता सकता है वो क्या उसका डेरिवेशन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर के बीच में वो करने की कोई बात ही नहीं है। स्टार्ट कर दें क्या? स्टार्ट कर दें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग और क्या पढ़ना रहता है इसके अंदर? यही सब पढ़ना रहता है। बाकी बहुत लोग इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी खींच लेते हैं। आपको पता है कि जो लाइट होती है उसके 2 प्रकार के बिहेवियर होते हैं, ठीक है। लाइट जो होती है वो एक एनर्जी है, जैसे लाइट जल रही है ये एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर फ्लेयर वेयर मार रहा हूं तो भाई माफ करना मेरे को, ठीक है। बहुत बड़ा करोड़पति नहीं हूं, जो लाइट है उसमें पढ़ो चुपचाप। मुद्दे की बात यह है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, ये तो चलता रहता है। मुद्दे की बात यह है कि देखो, लाइट जो होती है वो एक एनर्जी है, एनर्जी है लाइट। और लाइट क्या होती है? लाइट बड़ी कमीनी होती है। मुद्दे की बात क्या है कि वो जैसा तुम इफेक्ट चाहते हो वो वैसा इफेक्ट देगी। तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना चाहते हो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। तुम कॉम्पटन इफेक्ट करना चाहते हो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। तुम ब्लैक बॉडी कराना चाहते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। लेकिन जब बात करोगे तुम्हें डिफ्रैक्शन कराना है, तुम्हें इंटरफेरेंस कराना है, पोलराइजेशन करवाना है, तो वो वेव की तरह बिहेव करेगी। मतलब होता क्या है रियलिटी में, कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि लाइट जो है ना बहुत भयंकर किस्म की कमीनी है। बिहेवियर वैसा शो करती है जैसा हमें रिक्वायर्ड होता है। वॉर भी चली है इसके बीच में काफी देर तक कि ये लाइट है कि पार्टिकल है, तो वो सभी हम देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन लाइक एटम जो होते हैं उनका आप एक स्पेक्ट्रम बनाते हो, बोहर बनाते थे, वो भी हम देखेंगे, सब समझेंगे, सब समझेंगे। समय रहा तो सब समझेंगे। मुद्दे की बात ये होती है ना कि कई बार मैं अपने कामों में भी काफी बिजी हो जाता हूं, ये इतना पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि आप कोई पैदा होके तो आया नहीं है ये सब लेकर के, तो पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए मुद्दे की बात यह है कि समय लगता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। आखिरकार इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ था? बहुत टाइम नहीं लगेगा। मुद्दे की बात यह है, देखो मैं लिखता कम हूं, बोलता ज्यादा हूं, बोलने वाली पार्टी है, तो इधर चुपचाप सुनो,
लिखना होगा तो लिख लो भैया, किताब के अंदर भी दिया है, पढ़ लेना, वहां से डायग्राम बना लेना, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, बाल वाल पे ज्यादा जज ना करें, ठीक है, मैंने कटवाया नहीं बहुत दिन से। मुद्दे की बात यह है कि चलिए आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आखिर क्या कैसे हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आती है जब हम सीआरटी की बात करते हैं। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। ये टीवी के अंदर होती है, आपने टीवी देखा होगा कभी, जो मोटी मोटी वाली टीवी होती थी जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होती थी, जिनके अंदर एक बड़ी सी ट्यूब रहती थी, वो ट्यूब आकर के जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर हिट करती थी, जिसकी वजह से एक हमें फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी देखने को मिलती थी। दो शब्द आते हैं, एक होता है फॉस्फोरेसेंस और एक होता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में उतना ही अंतर होता है जितना पापा के झापड़ और मम्मी के झापड़ में होता है। पापा का झापड़ जब पड़ता है तो बैठ जाते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन मम्मी का जो झापड़ होता है बड़ा प्यार से पड़ता है, मतलब मारती वो भी बहुत सॉलिड है, लेकिन उनका झापड़ थोड़ा कम देरी से, मतलब ज्यादा भारी नहीं होता है। जो फॉस्फोरेसेंस होता है वो मम्मी के झापड़ के जैसा है, और जो फ्लोरोसेंस होता है वो पापा के झापड़ के जैसा है। पापा का एक झापड़ पड़ा, जमीन पे लेट गए, भयंकर पावरफुल। तो होता क्या है कि जो फ्लोरोसेंस होता है वो जैसे ही जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को हिट करता है, जैसे ही निकलता है पार्टिकल, जैसे अगर मान लो मैंने कोई भी चार्ज पार्टिकल छोड़ा, चार्ज पार्टिकल जो होता है वही जाकर के वो प्रॉपर्टी शो करता है। मुद्दे की बात यह है कि जब चार्ज पार्टिकल को हिट कराते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर तो कुछ जलता है, कुछ जगमगाता है। तो जो जगमगाने की प्रॉपर्टी है, मुद्दे की बात यह है कि वो बहुत तेजी से भी आ सकती है, मतलब इंस्टेंटली आ सकती है, और बहुत धीमे भी आ सकती है। धीमे आती है फॉस्फोरेसेंस में, तेजी से आती है फ्लोरेसेंस में, वो भी हम देखेंगे। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन सारी बातें। तो सीआरटी क्या होती है मैं बताता हूं। पता है जिस समय पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है ना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, उस समय पे ये बहुत पॉपुलर था, ये सीआरटी बहुत पॉपुलर था। खैर, मुद्दे की बात यह है कि एक ऐसी ट्यूब होती है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर होता क्या है कि यहां से हमारे पास एक सर्किट कनेक्टेड होता है, यहां पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस देने वाली कोई डिवाइस लगी होती है, और यहां पर हमारे पास कनेक्शन होता है। सर्किट आपको पता है क्लोज होना चाहिए, सर्किट का मतलब भी कुछ होता है सर्कुलर जैसा, मैं तो ऐसा मानता हूं। होता क्या है कि कुछ ऐसा एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस के अंदर यहां पर हमारे पास लगी होती है एनोड, और यहां लगी होती है कैथोड। क्या लगी होती है? यहां पे लगी होती है हमारे पास कैथोड, और यहां लगी होती है एनोड। इतना बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। क्या है यहां पर है एनोड, और यहां पर क्या है हमारे पास कैथोड। मैं लिखने पे कम विश्वास रखता हूं, इसलिए मेरी हैंडराइटिंग भी आपको बड़ी घटिया दिख रही होगी, ठीक है, आप समझ जाओ क्यों। होता क्या है कि यहां पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं ना, वो बहुत बहुत हाई होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। कम पोटेंशियल डिफरेंस का यहां पे कोई मतलब नहीं है। कितना होता है? लगभग 10 टू द पावर 4 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, 10,000 वोल्ट। काफी हाई पावर होता है, काफी हाई वोल्टेज होता है, समझ में आया? तो हाई वोल्टेज, भैया चश्मा उतार दो, क्या फ्लेयर मार रहा है क्या? वैसे तो ऐसा चश्मा होना नहीं चाहिए था, खैर उतार देते हैं, उतार दूंगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। मुद्दे की बात है लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल है, इतना हाई पोटेंशियल देना पड़ता है भैया। मुद्दे की बात ये है, पोटेंशियल नहीं दोगे काम नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि इसके अंदर एक वैक्यूम लगाते हैं, ठीक है, पूरे तरीके से क्लोज नहीं होता। ये करता क्या है, अंदर हम पहले कोई गैस डालते हैं, कोई भी गैस डालते हैं। अब भैया आप कोई गैस और फिर उसको निकाल लेते हैं। ये क्या तमाशा है? पहले कोई गैस डाला फिर कोई गैस निकाला, क्या तमाशा है ये? तमाशा ये है रियलिटी में कि हम यहाँ पर गैस इसलिए डालते हैं ताकि हमारे मीडियम में वही गैस अवेलेबल हो जो हम चाहते हैं। जैसे अगर मान लो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर केवल हाइड्रोजन गैस के एटम हो, तो इसका मतलब मैं हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हो, एटम नहीं, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल हो, तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो। तो अगर वो तुम डालोगे नहीं तो हाइड्रोजन होगा क्या? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे प्रकार के हमारे पास गैस के एटम अवेलेबल है, मॉलिक्यूल अवेलेबल है। जैसे नियॉन भी होगा, हीलियम भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। लेकिन अगर मुझे मेरे पसंद का चाहिए तो मैं वही डालूंगा जो इसमें होना चाहिए, और फिर निकाल लूंगा। इसमें प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, इसमें प्रेशर जो होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली इसका उल्टा अगर ये इतना है तो इतना हो, ये 10 टू द पावर -3 mm, ठीक है, mmHg के अप्रॉक्स होता है, बहुत कम होता है प्रेशर, इसमें बहुत कम होता है। तो इसका याद रखिएगा, हमारे पास क्या होना चाहिए? पहली बात तो हाई वोल्टेज होना चाहिए लेकिन लो प्रेशर होना चाहिए। तो इसको HVLP करके याद कर लो, या LPHV करके याद कर लो, जो भी किस तरह भी याद करना हो, ठीक है, बस याद कर लो। यहाँ पे हाई वोल्टेज होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए। अब होता क्या है, समझो ध्यान से। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये कैथोड रे, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं बार बार कि ये हमारे पास जो सीआरटी एक्सपेरिमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट है, पता है हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल भी बोलते हैं। मतलब मुद्दे की बात यह है कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहले वो इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन को पहले नहीं था, पहले इसको अलग बोला जाता था। पहले इसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल बोलते थे, कैथोड रे पार्टिकल बोलते थे। ऐसा होता क्यों था? क्योंकि होता क्या है, जब आप इससे करंट दोगे तो होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं, सबसे मुद्दे की बात यह है, ध्यान से सुनना, यहां पे हमारे पास ये जो एनोड होता है ये परफोरेटेड फॉर्म में पाया जाता है। परफोरेटेड मतलब क्या होता है? छेद, खूब सारे छेद हो जिसमें परफोरेटेड होता है। तो होता क्या है कि जब यहां से हमारे पास इतना हाई पोटेंशियल आता है, तो इतना हाई पोटेंशियल के बाद ये जो प्लेट होती है, ये प्लेट क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को इवॉल्व करने लगती है, ठीक है। जब बहुत हाई एनर्जी पाती है तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकालने लगती है, अपने से इलेक्ट्रॉन को निकालने लगती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालने लगती है, ठीक है। उसके बाद जब इतना हाई इंफ्लुएंस होता है पोटेंशियल का, तो होता क्या है कि जो अंदर का गैस वाला मीडियम होता है, जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी गैस है, जो भी गैस डाले हो, तुमने अपने पसंद की डाली थी, मैंने इसलिए बोला था पहले गैस डाल दो फिर गैस निकालो।
मुद्दे की बात यह है कि तुमने अपनी पसंद की गैस डाली है, तो अब होता क्या है कि वो गैस भी आयोनाइज हो जाती है। अब वो क्यों आयोनाइज हो जाती है? वो इसलिए आयोनाइज हो जाती है क्योंकि पोटेंशियल बहुत हाई होता है, बहुत हाई पोटेंशियल। आप देख रहे हो पोटेंशियल बहुत हाई है। ये आपके घर में जो आता है वो 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। और 220 वोल्ट की तो यहाँ पे बात ही नहीं, हम तो 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 मतलब 10,000 वोल्ट। तो 10,000 वोल्ट तो बहुत ज्यादा हो गया, इसमें तो इंसान भूसा हो जाएगा। तो होता क्या है कि यार जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनका आयनाइज करना इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। बस होता क्या है कि जो अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ना होता है। मॉलिक्यूल, अरे यार, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में कैसे कन्वर्ट होगा? एच का बॉन्ड तोड़ दूंगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ये हमारे पास जो H होगा H आ जाएगा, फिर H को हम लोग आयनाइज करेंगे तो H++1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आपको पता है इसके अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता भी है हाइड्रोजन के अंदर। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, बचकानी बात है। तो होता क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है प्लेट का और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है गैस का। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन में अंतर होगा? क्या दोनों इलेक्ट्रॉन में अंतर होगा? क्या नहीं, अंतर नहीं होता। देखो इस तरीके समझो कि हमारे यहाँ जैसे अगर हम बात करें अपने कास्ट सिस्टम की, तो आपको पता है काफी सारी कास्ट अवेलेबल है। हिंदू भी है हमारे पास, मुस्लिम्स भी है हमारे पास, क्रिश्चियंस भी है हमारे पास। कास्ट और रिलीजन बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, कास्ट तो मतलब हम लोग एक ही के अंदर वो करते हैं। मुद्दे की बात है, काफी सारे रिलीजन अवेलेबल हैं, लेकिन क्या हम सब कोई अलग है? क्या कोई अलग है? क्या कि जैसे जो मुस्लिम्स हैं उनके अलग, उनके 4 हाथ हैं, हमारे 10 हाथ हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम सबके पास, हम सब एक जैसे हैं, हम सबके 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, इंसान हैं हम सब इंसान हैं। उसी तरीके ये भी है। होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते एक जैसे हैं, एक जैसे होते हैं, बस उनका जो सोर्स होता है वो अलग अलग होता है, सोर्स अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे एक निकल के आया है गैस के मॉलिक्यूल से, एक जो निकल करके आया वो कहां से निकल के आया? जो गैस अवेलेबल होती है सीआरटी के अंदर। वैसे भी, लेकिन आपने कहा प्रेशर बहुत कम कर दो, प्रेशर कम कर दोगे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गैस के सारे मॉलिक्यूल निकाल लोगे, थोड़े बहुत रह जाते हैं। और प्लेट का भी इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बैठा नहीं रहता, ये क्या करता है? देखो ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जो एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये यहां से दूर भागता है और एनोड की तरफ जाता है। जब ये एनोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इतना तो पता होगा। तो इधर जब जाएगा तो जाकर के इधर पीछे हम लोग लगा देते हैं एक मटेरियल जिसका जो जिंक सल्फाइड मटेरियल होता है। और भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं, मैं सबसे आसान वाला उठा लेता हूं। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाके हिट करता है और वहां पे ऐसे ऐसे रुक, देखो ध्यान से, जैसे मान लो जिंक सल्फाइड दिख रहा है ना ये पार्ट, हाँ, जिंक सल्फाइड की मान लो प्लेट है तो उस पे जाके ऐसे 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 एक पूरा ऐसे ऐसे पूरा एक सराउंडिंग बना लेगा। ठीक है, एक पूरा वो बना लेता है। मतलब इस तरीके समझो कि लाइट का जैसे कोई पार्टिकल हिट कर दे तो पूरे में लाइट लाइट जैसे जगमगाने लगता है, एकदम जुगनू की तरह, तो जगमगाने लगता है। तो इससे पता क्या चला, ये कर क्यों रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट? टाइम पास क्यों कर रहे हैं? टाइम पास ये कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। अरे ये जो पार्टिकल निकल करके वहां हिट किए हैं ना, यही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, यही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो हमें सोर्स भी पता चल गया था इलेक्ट्रॉन का, क्या क्या हम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, जो आपकी टीवी है घर में, जो मोटी मोटी वाली टीवी है, आज तो घर सबके घर से हट गई है वो, लेकिन वो जो मोटी मोटी वाली टीवी होती है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही थी। खैर मुद्दे की बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये चल रहा है, यहाँ पे जाके हिट कर रहा है, हिट करके आपको दिखाई दे रहा है, उजाला दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ डिस्कवर होने वाला है। इसको पहले हम लोग कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल बोलते थे, आज के समय में इसको हम लोग भले इलेक्ट्रॉन बोलने लगे हो, वो बात अलग है। इतना कुछ समझ में आया? इतना कुछ समझ में आया? अब कुछ बातें होती हैं इसकी, वो बातें मैं बता दूंगा, लिख लो, लिखना हो तो लिख लो। मैं लिखूंगा नहीं भाई, मैं सीधी बात बता दे रहा हूं, मेरा हाथ बहुत दर्द करते लगता है मैं लिखता हूं तो। ठीक है, मैं बता सकता हूं, मैं लिखता होता नहीं। चलो ठीक है, बाकी आपको हर जगह यार नोट्स मिल जाएगी, लेकिन नोट्स में समझाने वाले पॉइंट भी तो कोई मिलना चाहिए। क्या ये आसान है चैप्टर? मुद्दे की बात यह है कि आपको पार्टिकल्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी, समझना बहुत जरूरी है। मुद्दे की बात यह है कि होता क्या है, ध्यान से देखना, समझना मेरी बात को। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये हमारे पास पार्टिकल निकल के आए, इनका कुछ नेचर के बारे में बात होने लगी, इतना काफी है। मुद्दे की बात है इनके नेचर के बारे में बात होने लगी कि आखिर यार होते कैसे हैं। अब एक बात बताना, इस प्लेट से उस प्लेट पे जाना है, जैसे इस प्लेट से उस प्लेट पे अगर मुझे जाना है, तो मुझे जाने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी है तो स्पीड है, स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल। तो जो पार्टिकल होते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जो कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल्स होते हैं, या सिंपल शब्द में कहूं तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो हमारे पास यहां पर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होल्ड करते हैं, रेस्ट में नहीं होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होल्ड करते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है आपको पता होना चाहिए। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन पार्टिकल। पार्टिकल मूव करता है इसी एनर्जी को लेकर के। अगर मैं मूव कर पा रहा हूं तो मेरे पास मोमेंटम भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। इसीलिए आपने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला भी पढ़ के रखा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मोमेंटम का स्क्वायर हो जाता है, 2m नीचे आ जाता है, फिर यहां से हम लोग अप्रोक्सीमेशन वाला नेचर निकालने लगते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन मोमेंटम अपॉन मोमेंटम। ये क्या बता रहे हो आप? ऐसे एक बार मैं बोल दिया, मैंने बता दिया। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है हर एक पार्टिकल के पास होती है, इलेक्ट्रॉन के पास भी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर।
काइनेटिक एनर्जी होती है। बाकी अगर मैं बात करूं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्ट्रेट चलते हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर लड़ते फिरते, ऐसे ऐसे नहीं चलते, ऐसे ऐसे नहीं चलते, एकदम स्ट्रेट चलते हैं, एकदम स्ट्रेट चलते हैं। आपको पता कैसे चला? हमने अंदर एक व्हील रख दिया यार, व्हील रख दिया तो व्हील रोटेट जब करने लगा तो हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल के पास। जब व्हील का देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से तमाशा नहीं करना है। होता क्या है कि यहाँ पे एक व्हील है, ठीक है, व्हील होता है, ऐसे ऐसे एक व्हील होता है। अब वो व्हील जब इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर, जब यहां से जाने लगा तो ये रोटेट करने लगा, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये पार्टिकल जो आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा तो ये रोटेट करने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन यार इसका शेडो भी बनने लगा। और याद रखना, जब मैं देखो लाइट आ रही है तो मेरे पीछे शैडो बन रहा है। क्यों शैडो बन रहा है? क्योंकि लाइट सीधे आ रही है और मैं उसको ऐसे खड़ा होकर रोक लिया कि भाई तेरे को नहीं आने दूंगा। तो हुआ क्या कि पीछे लाइट हमारे पास शैडो बन गया। तो मुद्दे की बात यह है, शैडो तब बनता है जब कोई स्ट्रेट आ रहा हो पार्टिकल, तो जिससे फोटोन निकल रहा है एकदम स्ट्रेट जा रहा है भाई, किसी की तरफ देख नहीं रहा है, एकदम स्ट्रेट चलता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी स्ट्रेट चलता है, क्योंकि शैडो फॉर्मेशन कर देता है। जो व्हील होता है इसको माइका व्हील बोलते हैं, तो माइका व्हील का शैडो बन जाता है। बाकी और क्या बात करा जाए यार, काइनेटिक एनर्जी है, शैडो हो गया। बाकी और बात करते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छा लगता है इसके बारे में, इसका एक होता है, एक चीज होती है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक हमारे पास डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद करिए। स्पेसिफिक डेंसिटी जो हमारे पास होती है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा था, रियली सॉरी। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, मैं वो सोच रहा था। खैर कोई मुद्दे की बात ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पेसिफिक शब्द जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्पेसिफिक चार्ज आपने सुना होगा, स्पेसिफिक आपने वो सुना होगा क्या, स्पेसिफिक हीट सुना होगा, काफी सारे टॉपिक्स आपने सुने होंगे। जब भी स्पेसिफिक शब्द आ जाता है, ध्यान से देखना, जब भी स्पेसिफिक शब्द आ जाता है, स्पेसिफिक, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा, देखना स्पेसिफिक शब्द। तो स्पेसिफिक शब्द मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपॉन मास। जैसे मान लो मैंने बोला स्पेसिफिक एक्स, मैंने बोला स्पेसिफिक एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स पे कोई भी प्रॉपर्टी पुट कर दो, तुम हीट पुट कर दो, तुम्हें जो मन करे यहाँ पुट कर दो। उस एक्स को अगर मास से डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाता है हमारे पास स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे मैंने अगर बोला स्पेसिफिक चार्ज, तो चार्ज अपॉन मास, गॉट माय पॉइंट। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास होता है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 1.78 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर की कूलम पर केजी, कूलम पर केजी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मास है ना यार, तमाशा नहीं करना है, कूलम पर केजी, ठीक है। बाद में पता चले कि कमेंट के अंदर भाई केजी को मीटर पुट कर दिया, तमाशा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये देख लो हमारे पास 1.78 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, ठीक है। कोई एरर का चांस नहीं है यहाँ पे, कोई भी एरर का चांस नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही वेरीफाई कर लूंगा दिमाग में। तो स्पेसिफिक कुछ ऐसा होता है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन एक है, चाहे वो गैस से निकल करके आ रहे हो, चाहे वो हमारे पास कैथोड की प्लेट से निकल करके आ रहे हो, सबके इलेक्ट्रॉन का नेचर एक जैसा है, चेंज नहीं है इलेक्ट्रॉन के नेचर में। इलेक्ट्रॉन का नेचर एकदम एक जैसा है, सेम जैसा है। तो होता क्या है कि मुद्दे की बात ये हो जाती है, तब हमारे पास सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि जब सेम नेचर होगा तो हमें ये देखने को मिलेगा कि आपको जो यहाँ पे कलर बनेगा, जैसे मैंने भी बताया ना, परफोरेटेड एनोड होता है, तो जो पीछे प्लेट होती है जिंक सल्फाइड की, उस पे जो कलर निकल करके आता है, कलर वो हमेशा सेम आता है, हमेशा सेम आता है। चाहे तुम जो भी गैस लो, चाहे तुम हीलियम लो तब भी सेम आएगा, नियोन लो तब भी सेम आएगा, तुम अगर हाइड्रोजन लो तब भी सेम आएगा। तुम कोई भी गैस ले लो अंदर इस चैम्बर के, हमेशा क्योंकि इलेक्ट्रॉन, सारे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, चाहे वो गैस से निकल रहे हो, चाहे वो कैथोड की प्लेट से निकल रहे हो, तो जो यहाँ पे कलर देखने को मिलता है आपको, वो सेम देखने को मिलता है। गॉट माय पॉइंट? चलो, ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है इसके अंदर। बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अच्छा हमें कैसे पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैथोड रे ट्यूब पार्टिकल जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये पता कैसे चला आखिरकार हमें? ये इस तरह पता चला, देखो ध्यान से सुनना। हुआ क्या कि इसका नेगेटिव चार्ज तब पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने लगेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इतना बड़ी बात तो है नहीं, पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, कहां पर एंड करती है, आपको पता है बस बातें। मुद्दे की बात यह है कि ये होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें ये डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने पाथ से। जैसे मैं चल रहा था, मैं डिफ्लेक्ट हो गया, इधर चला गया, तो डिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। डिफ्लेक्शन कैसे होता है? डिफ्लेक्शन हमारे पास जब फील्ड लगा देते हैं तो काफी प्रोमिनेंट, काफी नॉर्मल हो जाता है, खास करके एक चार्ज पार्टिकल के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये डिफ्लेक्शन शो कर देता है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आती है। क्या आती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आती है। और कौन सा पॉइंट बचता है? हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर ली, हमने पार्टिकल जो होता है वो क्या बोलते हैं, चार्ज कैसे आया पार्टिकल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट करता है, ये भी मैंने बता दिया। स्पेसिफिक चार्ज वाला पार्ट भी बता दिया। और इसमें कोई पॉइंट मुझे तो कोई खास दिखता नहीं है, देखो दिमाग चल रहा है, अगर कुछ याद आएगा तो मैं उसमें और भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बाकी स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो इस तरह समझना, सिंस आपको दिख रहा है कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि आपके पास 4 प्रकार के पार्टिकल होते हैं।
एक होता है अल्फा पार्टिकल, एक होता है ड्यूट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है हमारे पास और क्या होगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन का बता ही चुका हूं। तो देखो ध्यान से, जो ये अल्फा पार्टिकल होता है इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 4m, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 2e। तो अगर आप इसे कैंसिल करोगे और यहां पे कितना होता है, ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है 2m होता है और इसका चार्ज कितना होता है e होता है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो जो ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है उन दोनों का सेम स्पेसिफिक चार्ज आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हमारे पास क्या मुद्दे की बात है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है इसमें अगर आप 2e, अगर इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो e/2m ही तो आ रहा है, इसका भी e/2m आ रहा है, इसका भी e/2m आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, इसीलिए दोनों का स्पेसिफिक चार्ज भी सेम होता है। मास नीचे पुट करना है। बाकी न्यूट्रॉन जो होता है उसका मास कितना होता है, m होता है। जो प्रोटॉन होता है उसका मास भी m होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है, इसीलिए जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो स्पेसिफिक चार्ज 0 निकल करके आता है। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 0 होता है, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज बराबर होता है। क्या बोला मैंने बोला कि जो ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल होता है इनका जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो बराबर आता है, और जो आपको ये न्यूट्रॉन दिख रहा है इसका स्पेसिफिक चार्ज 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। कैसे पता चला, अभी मैंने बताया, 2 डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क का बना होता है, 2 डाउन क्वार्क द्वारा चार्ज आया 2e/3 -2e/3 और एक आया +2e/3, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 0 बना दिए। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज होता है 1 यूनिट e/m। तो जो होता क्या है कि मास के e/m उतना ही होता है जितना, नहीं ये क्या बोल रहा हूं मैं तमाशा करने वाला था। इलेक्ट्रॉन से कम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन से कम होता है स्पेसिफिक चार्ज। ये क्या बोला आपने, हाँ इलेक्ट्रॉन से कम होता है स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इसीलिए स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा निकल करके आता है, वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम आता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मेरी बात सुनो। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे वो ड्यूट्रॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा है। होता क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन है उनका स्पेसिफिक चार्ज बराबर होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उसका स्पेसिफिक चार्ज 0 होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह होती है कि जो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है वो कम आता है। किससे कम आता है, इलेक्ट्रॉन से कम आता है। समझना, डायरेक्ट सवाल बनेगा किसके ऊपर, डायरेक्ट सवाल बनेगा इनका ऑर्डर बताओ स्पेसिफिक चार्ज का। तो ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर किसका होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर किसका होता है, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन का तो 0 ही होता है, तो 0 सबसे पीछे, तो न्यूट्रॉन को सबसे पीछे लगा दिया मैंने। तू हटना भाई मेरे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ड्यूट्रॉन आ जाएगा। ड्यूट्रॉन बराबर अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। गॉट माय पॉइंट। ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। ड्यूट्रॉन इनका बराबर कैसे हो गया, क्योंकि इनका दो रेशियो जो आ रहा है वो e/m ही आ रहा है, e/2m आ रहा है, सॉरी e/2m आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर ही है यार। और क्या बता दूं, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात हो गई, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो गई, ठीक है। जब चलते हैं पार्टिकल तो उनके बारे में काफी सारी बात हमने कर ली है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो खत्म हो रही है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऐसी हुई थी, फिर बहुत सारे दिन तक हमारे पास चलता रहा बात कि ये कैथोड रे ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब में जो पार्टिकल निकलता है, कोई पार्टिकल होता है। फिर बाद में जाके कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर इसका नाम दे दिया, मुझे नाम नहीं याद है और आपको भी वो नाम याद करने की जरूरत नहीं कि किस साइंटिस्ट ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया था। बहुत बच्चे याद कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। मुद्दे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था यार, ये भी पढ़ोगे तो ऐसे तो कुछ भी पढ़ लिया जाए, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें होती हैं। बाकी मैं अगर पर्सनली बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी खत्म होती है। मैंने आपको मेजर जो पॉइंट होता है जहां से सवाल आता है मैंने वो बात बताई है कि यहां से देखो सवाल कहां से आएगा। ये जो हमने अभी आपको बताया हाई वोल्टेज लो प्रेशर, हमने आपको ये पॉइंट बताया, इससे सवाल आ सकता है। बाकी अगर मैं ये भी बता रहा हूं कि इससे सवाल आ सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं तो इनसे स्पेसिफिक चार्ज से सवाल आता है। बाकी हाँ इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, कैथोड ट्यूब से निकल रहा है। बाकी अगर मैं बात कैथोड प्लेट से निकल रहा है, बाकी बात करूं तो अंदर जो हमारे पास गैस अवेलेबल है उन गैस के मॉलिक्यूल से भी निकल रहा है। वो सारी बातें बेसिक बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब याद है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के आ रहे हैं ट्यूब के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उसमें मामला काफी बदल जाता है। प्रोटॉन को हम लोग एनोड पार्टिकल बोलते हैं, कैथोड ये जो कैथोड पार्टिकल होता है तो बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ और भी बताऊं इसमें, प्रोटॉन डिस्कवरी देख लेते हैं यार, एक साथ ही खत्म करते हैं सबको ना। 29 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है, तो एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, प्रोटॉन भी एक साथ ही खत्म कर देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको भी, क्योंकि इसी के जैसा एक्सपेरिमेंट उसका भी है। प्रोटॉन का भी डिस्कवरी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं है क्या मेरे पास, गरीबी है भाई, गरीबी है। इधर आ जा, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुद्दे की बात यह है, अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के डिस्कवरी की। तो प्रोटॉन क्या होता है यार, वो भी ऐसे डिस्कवर हुआ है। सीधी बात है, एक ऐसी ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर हमारे पास यहाँ पर एनोड लगा था, यहाँ पे एनोड लगा रहेगा, यहाँ कैथोड लगा था, यहाँ कैथोड लगा रहेगा। यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट होगा, सर्किट में हाई पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल यहाँ पे जुड़ा होगा। वापस यहाँ से प्रेशर निकाल दिया जाएगा, वापस यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो बहुत कम होगा, यहाँ पे वोल्टेज जो होगा बहुत हाई होगा,
ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी वही सेम एक्सपेरिमेंट होता है, बस होता क्या है, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास हाई पोटेंशियल होगा और लो प्रेशर होगा, ये हमेशा कॉमन होता है, ये भी होगा। और होता क्या है वहां पे, अच्छा मैंने बात बताई थी ना, बात बताई होगी, लिख लेना, मैंने बताया था वहां पे परफोरेटेड एनोड होता है, यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कैनाल रेस के बारे में। अभी कैनाल रेस क्या होती है, कैनाल रेस ही हमारे पास जो होती है वो एनोड पार्टिकल होती है, एनोड पार्टिकल होती हैं। ये जो एनोड पार्टिकल होते हैं, एनोड पार्टिकल होती हैं, एनोड पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को प्रोटॉन बोलते हैं, इन्हीं को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन बाद में नाम पड़ा है, थोड़ा सांस ले लें, शुरू करते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे जो कैथोड होता है ये भी ऐसे परफोरेटेड होता है, इसके पीछे भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी होती है, सेम तमाशा, वही बात है। बस होता क्या है कि यहाँ पे जब पोटेंशियल पड़ता है तो यहाँ पे कैथोड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जो पार्टिकल, अच्छा आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, हमेशा एक सवाल पूछा जाता है, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही कॉमन सवाल, ये बताओ कि जो प्रोटॉन या कैनाल रेज होती हैं या एनोड से निकलती हैं, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। क्या ये जो कैनाल रेज या प्रोटॉन होते हैं ये एनोड से निकलते हैं? जवाब है नहीं, नो, डायरेक्ट, बहुत बड़ा वाला नो। होता क्या है कि जो हमारे पास एनोड पार्टिकल होते हैं या प्रोटॉन जो होते हैं ये एनोड से नहीं निकलते, तो कहां से निकलते हैं? होता क्या है कि इस जो मीडियम होता है, इसीलिए मैंने कहा था प्रेशर थोड़ा हाई भी चलता है, मतलब प्रेशर थोड़ा नॉर्मल रहेगा तो भी चलेगा। होता क्या है कि यहाँ पे गैस नॉर्मल नहीं यार, कम ही रखो, कम ही रखो। होता क्या है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जितना कम होता है तो कम होता है। होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी गैस के पार्टिकल होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, जितने भी होंगे, वो जितने पार्टिकल होते हैं वो सारे पार्टिकल आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हीलियम है, क्या है, हीलियम। हीलियम गैस जो होती है, अगर मैं बात करूं तो हीलियम जो होता है वो हम उसे अल्फा पार्टिकल में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें, मतलब He2+ कन्वर्ट करने की कोशिश करें और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन की ऐसी की तैसी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो चुकी है ना, मुद्दे की बात हो गई। अब हुआ क्या कि जो आयन है, ये जो आयन बना है, ये जो हमारे पास डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन है, जिसको हम लोग अल्फा पार्टिकल भी कभी कभी बोला करते हैं, ये गैस के, ये हमारे पास ऐसे कोई भी आप ले लो, नियॉन ले लो, आर्गन ले लो, कोई भी ले लो, क्या क्यों अगर नोबल गैस लेंगे, नहीं कुछ भी ले लो, नाइट्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, जो मन में लेना हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि इसके पीछे जो स्क्रीन लगी होती है, इसके पीछे जो स्क्रीन लगी होती है, वो स्क्रीन पे जाकर के हिट करेगा। कौन हिट करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तो हिटिंग आप ऑलरेडी देख चुके हो, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हिट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन हिट भी नहीं करेगा, हिट केवल करेगा तो ये आयन ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कैथोड में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, कितनी बार रिपीट करवाओगे। एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे सेग्रीगेटेड रह जाएंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे वो जाकर के इस परफोरेटेड एनोड के पीछे हिट करने लगेंगे, हिट करेंगे, वो कलर शो करेंगे। अब वो जो कलर होता है ना, ध्यान से सुनना, वहीं से सवाल बनेगा, वो जो कलर होता है ना वो हर बार बदलता रहता है। कैसे बदल जाता है? वो कलर बदलता रहता है जब आप गैस को बदलते हो। जैसे मान लो नियॉन पुट कर दिया तो अलग आएगा कलर, आर्गन पुट कर दिया अलग आएगा कलर, हीलियम पुट कर दिया अलग आएगा कलर, ऑक्सीजन पुट कर दिया अलग आएगा कलर। गैस का नेचर चेंज कर दोगे, गैस चेंज कर दोगे, कलर चेंज हो जाएगा, गैस चेंज कर दोगे, कलर चेंज हो जाएगा, गैस चेंज कर दोगे, कलर चेंज हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? यहां पे फास्फोरेसेंस होती है, मतलब वो मम्मी का झापड़ जो बहुत प्यार से पड़ता है, लेकिन पापा का झापड़ फटाक से पड़ा, जबड़ा इधर हो गया, तो वो वाला जो झापड़ होता है, वो वाला झापड़ कैसे पड़ता है? वो वाला झापड़ कैथोड रे ट्यूब के अंदर पड़ता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं। या फास्फोरेसेंस होता है, क्या रहता है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दोनों में कलर होता है, बस इतना समझो, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट जो अब कुछ प्रॉपर्टीज सेम है दोनों में, कुछ प्रॉपर्टीज सेम है दोनों में। होता क्या है कि ये भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के डिफ्लेक्ट हो जाती है, कॉमन है। देखो यार ऐसी बात है ना कि प्रॉपर्टीज बहुत सारी सेम भी हैं, दोनों में सेम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो अपोजिट हो जाती हैं। जैसे वहां पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हिट करते हैं तो सेम ही कलर आता है, चाहे वो कोई भी गैस ले लो आप, और वहां पे 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक जो कैथोड की प्लेट से भी आते हैं और एक जो गैसेस से भी आते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे केवल आयन ही सारा मेन रोल प्ले करते हैं, और वो आयन गैस की वजह से आते हैं, जो भी गैस इस ट्यूब के अंदर अवेलेबल होती है। याद रखिएगा यहाँ पे एनोड कोई भी प्रकार का पॉजिटिवली चार्ज आयन नहीं इन्वॉल्व करता, एनोड का कोई रोल नहीं होता। होता क्या है, क्या रोल क्यों नहीं होता है? ऑफ कोर्स यहां से पोटेंशियल दे रहा है तो ऑफ कोर्स वो गैस को आयोनाइज करने में मदद कर रहा है। मुद्दे की बात ये जो परफोरेटेड कैथोड होता है वो कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के अंदर होता है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो होता है उसके अंदर हमारे पास परफोरेटेड एनोड होता है। सारी बेसिक बातें, सारी बेसिक बात इतना आपको आना चाहिए। और मुद्दे की बात यह है कि जब हाई पोटेंशियल होता है और लो वोल्टेज होता है तो मुद्दे की बात यह होती है कि ये सारा एक्सपेरिमेंट तब देखने को मिलता है। मुद्दे की बात एक और है, क्या है वो? ये है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है। जो एनोड के पार्टिकल्स होते हैं, जो कैनाल रे के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन बाद में इनका नाम पड़ा है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन ये होता है जैसे हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन जब आयोनाइज होगा तो H+ बना लेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये जो H+ आप आयन देख रहे हो, H+ आयन, इसी को प्रोटॉन बोलते हैं।
क्यों इसको प्रोटॉन बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही प्रोटॉन होता है। आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका मास नंबर भी 1 होता है। तो जब आप एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? 1 को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। और जो मास नंबर होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट करता है, बेरियन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बेरियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन को, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। मुद्दे की बात यहाँ पे खत्म ही नहीं होती है जब हमारे पास ये जरूरी बात आएगा कि जब आप इससे एक प्रोटॉन जब प्रोटॉन कैसे निकालोगे, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन जब आप इससे निकाल दोगे, क्या कर रहा हूं यार, वो मास नंबर है ना। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब कोई भी एटम स्टेबल कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो जब प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। वो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो आयन बन जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन बचेगा। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके आइसोटोप भी होते हैं। ये प्रोटियम होता है, इसके बाद ड्यूटेरियम आता है, ट्रिटियम आता है, उसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। अब आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, ये सब भी बताएंगे, आगे तो नहीं ना जा रहे हैं, सब बताएंगे। मुद्दे की बात है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें भी पार्टिकल शैडो बनाते हैं, इसमें भी पार्टिकल जो हमारे पास होते, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। शैडो बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दोनों की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जो कलर आता है वो अलग अलग आता है। इसका स्पेसिफिक चार्ज मैं पीछे ही डिस्कवर कर चुका हूं, पीछे ही बता दिया हूं। और क्या बताऊं यार इसके अंदर। बाकी आपको पता होगा कि जो क्वांटाइजेशन वाला चार्ज भी बताया था, प्लस माइनस Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी वाला, वो जो होता है वो कहां से आया ये भी मैंने आपको नहीं बताया होगा। तो ये आर एम मुलेकन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। वो सब काम वो सबके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। मुद्दे की बात है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, ठीक है। इतना ही होता है, इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। एक्सपेरिमेंट में आपको अर्ली डिस्कवरीज में यही सब पता होना चाहिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहां से सवाल बना तो यही बनेगा कि कलर क्या आता है। हर बार अलग अलग आता है, हर बार अलग अलग आता है। अच्छा, एक और बात बताना मेरे को, क्या स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का कांस्टेंट है? नहीं, सुनो मेरी बात को सुनो। मैंने आपसे कहा था कि जो स्पेसिफिक चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन का होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। एक शब्द बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट, याद करना। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक चार्ज फॉर अ प्रोटॉन, तो क्या यूनिवर्सल है? क्या यूनिवर्सल है भैया? प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन अवेलेबल होते हैं उनके लिए कांस्टेंट नहीं है। मैंने हीलियम रख दिया तो अलग स्पेसिफिक चार्ज आएगा, आर्गन रख दिया अलग स्पेसिफिक चार्ज आएगा, प्रोटॉन रख दिया अलग स्पेसिफिक चार्ज आएगा। समझना? गैस का नेचर बदलोगे स्पेसिफिक चार्ज बदल जाएगा, गैस का नेचर बदलोगे स्पेसिफिक चार्ज बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज की फॉर्मूले में हमारे पास ऊपर चार्ज आता है, नीचे मास आता है, मास बदल जाएगा क्योंकि, और साथ में चार्ज भी बदलेगा जब आप आयन बदल दोगे। तो इतना समझ में आना चाहिए। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जब तुम गैस बदल दोगे तो उसका भार बदल जाएगा। जैसे आर्गन जो होती है वो हीलियम से भारी होती है। ये सब पता होगा, बेसिक बातें पता होंगी। मैं बचकानी बातें तो कर नहीं रहा हूं। 9th पढ़ के आ चुके हो, 10वीं भी पढ़ चुके हो, 11वीं में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे खड़े हो, मोल कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़ लिया होगा। तो काफी सारे गैसेस के बारे में ऑलरेडी पता चल गया होगा कि सल्फर भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन। अब इतना नहीं पता तो भैया फिर क्या कर रहे हो? फिर जाओ नर्सरी में वापस, ठीक है। मुद्दे की बात है, आपको ये पता होना चाहिए। रुक जाओ एक मिनट, कहाँ गया पन्ना जो भी जिससे साफ कर रहा था मैं? अबे यार, मैं आ गया। आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैसेस होती हैं बदल दोगे तो उनकी वजह से जो कैनाल रे पार्टिकल के जो स्पेसिफिक चार्ज है वो भी बदल जाएंगे। देखो ध्यान से समझो। जैसे अगर मैं बात करूं P4, जो फास्फोरस होता है P4 के फॉर्म में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं वो भी बना सकता हूं। ऐसे एक फास्फोरस होता है, 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 इधर ऐसे होता है, इधर ऐसे होता है, इधर ऐसे होता है, इधर, इधर और इधर, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बाकी एक होता है सल्फर S8, ये क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है। सब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। मुद्दे की बात है, बस मैं बता रहा हूं कि ऐसी भी कुछ गैसेस होती हैं और ये गैसेस जब आयोनाइज करेंगी ना, तो आयोनाइज करने के बाद ये जो आयोनाइज होंगी, जब पहले तो इनका बॉन्ड टूटेगा क्योंकि बॉन्ड बनाए हुए साथ में, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो जो सल्फर है वो आयोनाइज होगा। कोई भी गैस होगा वो आयोनाइज होगा, आयनाइज होके जो उसका आयन आएगा, आयन उस गैस का आयन, वो गैस का जो आयन होता है, क्योंकि कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैटायन ही बनेगा। भैया बहुत इंपॉसिबल सा बात काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनको आयन बनाया जा सकता है। जब ये आयन बनाएंगे तो फास्फोरेसेंस अलग अलग कलर का शो करेंगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये इनका स्पेसिफिक चार्ज भी अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर का चार्ज भी अलग है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके ऊपर का मास भी अलग है। फास्फोरस का जो मास है वो इसका नहीं है। सल्फर का आपको एटॉमिक मास पता है कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है। फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का 31 होता है। कितना होता है? 31 होता है शायद। ऐसे कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 39 होता है। मास वास पता होना चाहिए आपको। पता है एएमयू में निकल करके आता है एटॉमिक मास यूनिट, या जिसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो यार, इतनी बचकानी बातें तो करने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जैसे देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है, बोहर के एक्सपेरिमेंट के जस्ट पहले हुई थी, लेकिन मैं एक काम करता हूं न्यूट्रॉन भी यहीं पे खींच देता हूं जब प्रोटॉन खत्म हो गया। बाकी तुम्हें पता चला बेसिक, तुम कहोगे बेसिक प्रॉपर्टी बताई ही नहीं। बेसिक प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास होती है। देखो जिनसे सवाल बनता है मैंने वही बताया है, लेकिन आपने कहा था कि केवल सवाल सॉल्व करने के लिए हम नहीं पढ़ते, तो मैंने जितना बताया ना बेटा उतना अगर उतना समझ में भी आ गया, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चैप्टर को तुम रौंद दोगे पैरों तले, जितना बताया उतना याद कर लो। इसमें ये थोड़ा जैसे थोड़ा मैं सर बताऊं तो ये इंटरेस्ट का है, थोड़ा इंटरेस्ट करोगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये सब मैं रट नहीं सकता, ये आप रट नहीं सकते, ये वैल्यूज आप रट नहीं सकते। 1.78 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी, ये कोई रट सकता है? मुश्किल है, मुश्किल है, रट नहीं सकते आप। जैसे आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10 to the power 11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होती है। ये सब वैल्यूज आप रट नहीं सकते, रट नहीं सकते। यू कैन नॉट रिमेंबर दीज वैल्यू। आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है, आप रट नहीं सकते। तो कैसे याद कर सकते हैं? इसको इंटरेस्ट के साथ देखोगे, एक झटके में याद हो जाता है, एक झटके में याद हो जाता है। मैं कसम से बता रहा हूं, मैं एक बार इनको पढ़ा मुझे याद हो गया, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट से देखा है। आप इंटरेस्ट से देखिए, इंटरेस्ट से समझिए, आपको हर एक पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस केवल इसकी प्रॉपर्टी से ही सारा मामला क्लियर हो जाएगा। चलो अब यहीं पर मैं न्यूट्रॉन भी खींच देता हूं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब एक साथ हो जाएगा, मजा आ जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि इसके साथ करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। उन्हें ऐसा पता चला कि भाई यार कोई जो एटम होता है उसका एटॉमिक मास नंबर तो बहुत ज्यादा आता है और उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या तो बहुत कम होती है, तो कोई एक और पार्टिकल होगा उसके अंदर। अब वो कैसे पता चला? उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई, जैसे रुदरफोर्ड ने कराई थी, वैसा ही टाइप का कुछ स्कैटरिंग कराई। स्कैटरिंग कराने के बाद वहां से कुछ पार्टिकल पता चले उन्हें, उन्हीं पार्टिकल को हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। यही बात है, बस खत्म। न्यूट्रॉन में कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। न्यूट्रॉन में आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन का अच्छा जो मास होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है, अगर बहुत अच्छे तरीके से माइन्यूट लेवल पे उतर करके समझा जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है और इन सब का बहुत ज्यादा मास होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीछे की बैकग्राउंड नॉइज को आप इग्नोर कर दें। मुद्दे की बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का कम होता है। मुद्दे की बात। और एक और बात है, कई बार क्या करते हैं हम अपनी अप्रोक्सीमेशन के लिए, चीजों को आसान करने के लिए, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ही सुन लो। बाकी अगर मैं बात करूं तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। हम लोग अपने एकदम इक्वल नहीं होता, हम लोग मान लेते हैं ऐसा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। फिर कितना होता है? हम लोग बोलते हैं ये जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन ये बराबर होता है 1 यूनिफाइड मास के, या बराबर होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के। या ये मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़े होंगे, मैं क्यों बता रहा हूं, लेकिन तब भी ये कितना होता है 1.69, ठीक है, इंटू 10 टू 67 होता है, 67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजीज। सब पता होना चाहिए, ये सब बचकानी बातें हैं, ठीक है, सब आपको पता होगा। न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी वैसे में बता दी है, जेम्स चैडविक ने करी थी, कैसे करी थी। सवाल नहीं बनेगा इनसे, इनसे सवाल नहीं बनेगा, बनेगा तो जो बताया हूं पॉइंट, उन्हीं पॉइंट से बनेगा, ठीक है। अब हम लोग एटॉमिक मॉडल डिस्कवर करेंगे अगली क्लास में। अब ये डिस्कवर कर लेंगे तो यार मजा आएगा, चैप्टर अधिया जाएगा। जे थॉमसन वाला मॉडल क्लियर कर लेते हैं यार, अभी समय है, समय 50 मिनट का लेक्चर अपलोड करूंगा भाई, 50 मिनट का। मुद्दे की बात यह है कि अभी एक जे थॉमसन वाला भी क्लियर कर लेते हैं। खैर वो 45 पे ही खत्म हो जाएगा। जे थॉमसन ने क्या कहा था, सुनो मेरी बात। चल शुरू किया जाए। जे थॉमसन ने क्या कहा था? जे थॉमसन ने कहा था, भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। जे थॉमसन ने ऐसा कहा था, देखो जे थॉमसन जो है वो उस वक्त इतना नहीं पता था एटम के बारे में। उस वक्त बस वो केवल एक अंदाजा लगाया और अंदाजा उनका जो है वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। उन्होंने कहा प्लम पुडिंग मॉडल की तरह पढ़ते हैं, वाटरमेलन की तरह पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशा करते हैं, खीर का मॉडल बोलते हैं, पता नहीं क्या। देखो ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर आपको पता है सीड होता है काफी सारा, काले कलर का सीड होता है, पूरा लाल कलर का होता है, इतना तो पता होगा, खाए होगे तरबूज। तो होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि जो तरबूज के बीए होते हैं उसी तरीके के एटम के अंदर वो होते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप समझ जाओ कितना वाहियात मॉडल है, मतलब वाहियात इन द सेंस इस तरह के, मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बहुत ही वाज अ वेरी गुड ग्रेट साइंटिस्ट। मुद्दे की बात यह है कि वाहियात मॉडल है एक तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उनकी एक ऑर्बिट होती है, एनर्जी, वो सब आज हम बोलते हैं, तमाशा करते हैं, उस वक्त इतना क्लियर नहीं था किसी को। और मुद्दे की बात ये, जो लाल कलर का देखते हो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो एटम होता है ना, एटम वही पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। बस यही एक इंपॉर्टेंट इससे लाइन बनती है, बाकी और कुछ नहीं है, कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, बस काम खत्म। अब मैं लिख नहीं पाऊंगा भैया, तुम समझा करो, ठीक है, तुम समझा करो, मैं लिखना ही बात, ठीक है, बस खत्म, मॉडल खत्म।
इन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, एटम के अंदर जो बीए वो जो एक तरबूज के अंदर जो बीए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरीके होते हैं, जो रेड कलर का पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह बिहेव करता है। बात खत्म हो गई, खत्म हो गया जेजेब थॉमसन का मॉडल। अब इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आता है। रदरफोर्ड भी मैं 7-8 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे समरी अगर देनी होगी तो मैं समरी देने में मुझे कितना समय लगेगा, समझा दें? 50 मिनट की बात बोलिए तो 50 मिनट और रदरफोर्ड भी खींच देते हैं। रदरफोर्ड में देखो कुछ फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं पहले एक फॉर्मूला बोलूंगा, उस फॉर्मूले को लिख लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहां पे एक डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आता है, आपको कुछ नहीं बताना, आप पहले यही फॉर्मूला बताओगे। हाँ बताऊंगा, क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है, इसी से सवाल बनता है। तो मुद्दे की बात यह, आप एक फॉर्मूला पहले रख लो, उसके बाद बात का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मुद्दे की बात ये देखो, यहां पे एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? यहां पे एक फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है एन। अब एन क्या होता है? एन होता है डिफ्लेक्शन, कितने पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच शो डिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल विच शो डिफ्लेक्शन। तो ये किस पे डिपेंड करता है? देखो, जब एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, जेड ज्यादा होता है, तो जब एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाता है तो होता क्या है कि वो इन्फ्लुएंस ज्यादा शो करने लगता है किसी भी एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर। यार बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, इसे बहुत समझाना पड़ जाएगा मुझे। चलो एक काम करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल अगले पार्ट में रखते हैं, ठीक है? रदरफोर्ड मॉडल अगले पार्ट में रखते हैं। मुझे कोई और छोटा मोटा पार्ट याद आ रहा हो तो मैं उसको समझा सकता हूँ। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया, छोटा मोटा पार्ट तो वो नहीं है, उसको ऐसे मत करो। चलो कोई बात नहीं, अगले में देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रदरफोर्ड मॉडल एक साथ निपटाएंगे, एक साथ निपटाएंगे, ठीक है? आगे हम लोग रदरफोर्ड को खत्म करने के बाद मुद्दे की बात पर आ जाएंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है, अगर मैंने छोड़ा है तो मुझे बताइएगा। मुद्दे की बात यह है कि देखिए, छोड़ा मोड़ा कुछ नहीं होता है। आप किताब खोलिए, किताब के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझा दिया है, अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको बातें पता है कैसे क्या होता है। ये 11वीं 12वीं 10वीं शिक्षा सबके लिए है, सबके लिए है, वह पढ़ते जाओ। 10वीं के लिए नहीं है, रियली सॉरी, 10वीं कैसे बोल दिया मैंने, सबके लिए है, ठीक है? पढ़ो भैया, मजेदार। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इसे ऐसे ही पढ़ते रहे, मुझसे ही पढ़ते रहे, मैं अपनी ही प्रमोशन करूंगा भाई, मैं किसी की नहीं करूंगा। मुद्दे की बात है, मुझसे ही पढ़ते रहे, मैं अलग इंटरेस्ट जमा कर दूंगा, ठीक है? मुद्दे की बात यह है कि मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, आई एक्सेप्ट इट, क्योंकि मैं भाई देखो, मेरे को प्रोसेसिंग करनी होती है और मेरा दिमाग बहुत तेज प्रोसेस करता है, ठीक है, इन सब बातों को। और ये सब बातें बहुत ही बचकानी लगती हैं, तो इसलिए जल्दी भगाने में मजा आता है, ठीक है? पता होना चाहिए। तो भैया 50 मिनट का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, बातें बहुत सारी हो गई हैं। धन्यवाद देखने के लिए, और देखते रहिए, मजे करते रहिए, ठीक है? YouTube का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फालतू का इस्तेमाल होने लगा है आजकल, ठीक है? बहुत ज़्यादा फालतू इस्तेमाल होने लगा। बहुत साल बाद मैंने वीडियो बनाई, 2 साल बाद, ठीक है? इसके बीच में कुछ मैं जानता हूँ कि कुछ फालतू की वीडियोस आई होंगी, ठीक है, गाना बजाने वाली, तो वो गलती से आई होगी। मेरे मदर को इतना ज़्यादा फ़ोन चलाने का वो नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, आई रियली अपोलोजाइज फॉर इट। मैंने उसको तुरंत डिलीट कर दिया जैसे मैंने देखा, एंड 2-3 बार हुआ ऐसा। आई एम रियली सॉरी, उन्हें इतना नॉलेज नहीं है यार, कम ऑन, ठीक है? और अब वो नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास आईडीज है केवल अपनी, ठीक है? तो चलिए फिर एंड करते हैं, मज़ा आया होगा। चलिए बाय।